नमस्कार दोस्तों, आप सबका अवनीन पाठशाला में स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य का इतिहास एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित है। इस टॉपिक में आप लोगों को हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण से संबंधित जानकारी दी जाएगी और आदिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, उससे रिगार्डिंग जानकारी आपको और मिलेगी। उसमें हम सिद्ध साहित्य और अभ्रंश साहित्य को पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी प्यारे बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आगामी कक्षाओं का जो हमारी वीडियो है वो अपलोड होने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके। यह कक्षा जो है, ये क्लास जो है आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी, ईएमआरएस, जो एकलव्य के स्कूल जो है आपके, उसमें भर्ती जो होने वाली है, उन सब के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्लास 2 है, क्लास 1 हमने डाली हुई है, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसे बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। पूरी अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बने रहना है और अच्छे से समझना है, तभी आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ पाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को किन किन विद्वानों ने काल विभाजन किया है और नामकरण किया है। और नामकरण मतलब हम किसी का भी नाम रखते हैं तो नामकरण करना है। तो काल विभाजन के अनुसार, पीरियड के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार क्या क्या नाम दिए गए हैं वो आज हम जान लेते हैं। तो बच्चों, जैसे आपको लिखा है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। ये पढ़ लेते हैं, जैसे रेड पे लिखा हुआ है। इन्होंने कितने उसमें बांटा है? 11 भागों में बांटा है। याद रखिए कितने भागों में? 11 है। तो कौन कौन से 11 भाग है उनके नाम मैं बताती हूँ। चारण काल, इन्होंने पहले भाग का नाम, जो टाइम पीरियड का नाम रखा है, वो क्या रखा है? चारण काल, जो 700 से 1300 ईस्वी तक था। दूसरा, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरे नंबर पे जायसी की प्रेम कविता। चौथे नंबर पर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवें नंबर पे मुगल दरबार। छठे नंबर पे तुलसीदास। सातवें नंबर पे रीति काव्य। और आठवें नंबर पर तुलसीदास के अन्य परवर्ती, मीन्स तुलसीदास के बाद जो अन्य परवर्ती लेखक आए उनके बारे में। नौवें नंबर पे 18वीं शताब्दी। 10वीं नंबर पर आ गई है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वें नंबर पर महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये सारी चीजें किसने बताई है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 11 भागों में डिवाइड किया है। आपको बता दिया। चारण 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जैसे कि प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये सारे जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताए हैं। तो अब दूसरा पॉइंट डी का देख लेते हैं। इन्होंने क्या बताया है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या बताया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया है, मीन्स पहचाना है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे प्रारंभिक काल, जो आरंभिक काल स्टार्ट माना है, वो चारण काल से माना है। चारण काल से याद रखना, पहला जो इन्होंने नाम दिया है वो चारण काल दिया है। तो सबसे प्रथम नंबर पे जो आएगा चारण काल। सबसे अंत में जो आएगा 11वें नंबर पर महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो बच्चों ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछ सकते हैं 1 नंबर पे कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अकॉर्डिंग पहला काल कौन सा है? तो चारण काल आएगा। क्या आएगा? चारण काल। दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं, यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। ग्रियर्सन ने अब क्या बोला है? तो ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को लिया है। 9, इन्होंने 11 भागों में तो बांटा है, लेकिन कवि कितने रखे? 9। कितने? 9 कवि रखे हैं। 9 कवि। क्या नाम है उन्हें जान लेते हैं। पुष्य कवि हुमायूं सिंह, केदार, कुमाल पाल, अनन्य दास,
चंद, जगनिक, जोधराज एवं शाकधर का उल्लेख किया है। एक बार फिर से सुन लीजिए, 9 कवि कौन से है? पुष्य कवि, कुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जागनिक, जोधराज एवं शाकधर का उल्लेख किया। ये 9 कवियों के बारे में गिरीशन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा है। गिरीशन ने कितने? चारण काल में बताए 9 कवि। इन्होंने बांटा तो 11 भागों में, लेकिन चारण काल के अंतर्गत उन्होंने 9 कवियों को लिया। कितने? 9। तो चारण काल में सिर्फ 9 कवि बताए, नाम मैंने बता दिए हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। जैसे ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है, विशेषताओं के आधार पर खाली काल विभाजन कर दिया है कि विशेषताएं क्या थी, सिर्फ इसके आधार पर किया है। तो याद रखिए, ग्रियर्सन ने इतिहास को केवल विशेषताओं के आधार पर काल विभाजन किया है। प्रवृत्तिगत मतलब विशेषताओं के, क्वालिटीज के आधार पर बस कर दिया है उन्होंने। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। इनका एक आधार नहीं था, सिर्फ प्रवृत्तिगत के आधार पर कर दिया। इनका कोई एक आधार नहीं माना, जैसे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बच्चन सिंह ने और इस तरह से अनेक विद्वानों ने हमारे करा है। नगेंद्र ने, इन लोगों ने किया है, द्विवेदी जी ने किया है, लेकिन इन्होंने इस तरह से ना करते हुए ग्रियर्सन ने सिर्फ कैसे किया है, आपको बताया, प्रवृत्तिगत विशेषताओं के आधार पर कर दिया है। अब अगला आ जाता है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। हमने ग्रियर्सन पढ़ लिया, आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है, पुस्तकों के बारे में भी हमने पहले पार्ट में पढ़ा है, वो अच्छे से कर लेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक था जो पार्ट 1 था। ये पार्ट 2 हमारा नामकरण के आधार पर आ गया। तो अब मिश्र बंधुओं का काल विभाजन पढ़ लेते हैं कि इन्होंने काल का विभाजन कैसे करा है, कैटेगराइज कैसे करा है, बांटा कैसे है काल को। काल मतलब समय को, पीरियड को, टाइम पीरियड को कैसे बांटा है। अब इनका देख लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, इनके 4 दिए गए हैं, तो 4 में से कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। प्रारंभिक काल पहला है। प्रारंभिक काल, इन्होंने प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा है, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। तो पूर्व प्रारंभिक काल को 700 से 1343 ईस्वी तक माना है, और उत्तर आरंभिक काल को 1344 से 1444 विक्रम संवत के अकॉर्डिंग माना है। ठीक है, दूसरा है माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसको क्या बोला है? पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1445 से 1560 और 1561 से 1680 ईस्वी तक माना है। और अलंकृत काल थर्ड नंबर पे आ जाता है। अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत बोला है, 1681 से 1790 और 1791 से 1889 तक इन्होंने माना है। और चौथे भाग में आपको मिलता है परिवर्तन, 1890 से लेकर 1924 तक इन्होंने परिवर्तन काल नाम दिया। और 5वां आ जाता है वर्तमान काल, जो 926 ईस्वी से अब तक चल रहा है। तो मिश्र बंधुओं का काल विभाजन यहाँ पर 5 भागों में दिया गया है। 5 भागों में दिया गया है बच्चों, याद रखो। पहला है प्रारंभिक, दूसरा माध्यमिक, तीसरा अलंकृत, चौथा परिवर्तन और 5वां वर्तमान काल। यहाँ लिखा हुआ है वर्तमान काल, ये लिखा हुआ है सबसे ऊपर वर्तमान काल। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये पूछा भी जाता है बच्चों, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये हम देख लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। आचार्य हमने टिक लगा दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन 4 भागों में है। कितने? 4। आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी बोलते हैं, और 1050 से 1375 है। ये उन्होंने कितना टाइम पीरियड बताया? 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल बोलते हैं, ये 1375 से 1700 ईस्वी तक है। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल बोलते हैं। दूसरा हमने बताया पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल, और तीसरा उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल बोलते 1700 से 1900 है। चौथा है आधुनिक काल, गद्य काल बोला जाता है, 1900 से 1984 ईस्वी तक ये माना गया है। अगला आ जाता है आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन क्या है।
संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इन्होंने 5 भागों में बांटा है। संधि काल बोला है सबसे पहले संधि काल, इन्होंने और पीछे से समय ले लिया 750 से, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहीं पर 1050 से लिया था 1375, लेकिन इन्होंने 750 से 1000 तक ले लिया है। ठीक है, याद रखना है ये चीज भी आप लोगों को। तो राम कुमार वर्मा ने संधि काल को 750 से 1000 तक माना है, चारण काल को 1000 से 1375 माना है, भक्ति काल को 1375 से 1700 ईस्वी तक मारा है, और रीति काल को 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल को 1900 से अब तक माना है इन्होंने, ये याद रखना है। अगला आ जाता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। किसका आ जाता है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। इन्होंने भी 4 भागों में बांटा है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। इन्होंने भी 4 भागों में डिवाइड किया है। तो आदिकाल को इन्होंने 1184 ईस्वी से लेकर 1350 तक माना है, और पूर्व मध्यकाल को 1350 से 1600 तक माना है, और इसी तरह से उत्तर मध्यकाल को 1857 और आधुनिक काल को 1857 से अब तक मान लिया है। अब हम आ जाते डॉक्टर नगेन के द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार काल विभाजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पर चेंजेस देखने को थोड़े मिलते हैं, तो ये चीज आपको जिस पे मैं टिक कर रही हूँ ये भी आपको याद करने वाली चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगी, इस तरह से याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। तो ये चीजें आपको बोलनी है और याद करनी, जो मैं बोल रही हूँ उसे सुन लीजिए अच्छे से। तो डॉक्टर नगेन का क्या है, इन्होंने सबसे पहले आदिकाल, भक्ति काल, दूसरे नंबर पे फिर तीसरे नंबर पे रीति काल, चौथे नंबर पे आधुनिक काल। आधुनिक काल को इन्होंने कई भागों में बांटा है, जैसे 4 भाग बताए हैं। तो पहला भाग में पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल बोला है 1857 से 1900 तक, और दूसरा है जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल माना है। आधुनिक काल के कई भागों में बांटा है इन्होंने, 4 है यहाँ पर। तो 4 कौन कौन से है? पहला पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल भी बोला है, दूसरा जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल बोला गया है, 1900 से 1918 तक रहा है, ये 18 साल तक रहा है। और इसी तरह से तीसरा आ जाता है आपका छायावाद काल। छायावाद काल भी आपका 1918 से 1938 तक आ जाता है। उसके बाद छायावादोत्तर काल में, छायावाद के उत्तर में जो आ जाएगा, बाद में जो आ जाएगा तो वो छायावादोत्तर काल कहलाएगा। इन्होंने छायावादोत्तर काल को 2 भागों में और दिया है, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। मतलब है नया लेखन लिखना स्टार्ट हो गया था, तो प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल छायावादोत्तर के 2 प्रमुख भाग हैं, याद रखिए, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। तो बच्चों आपको पता चल गया होगा आधुनिक काल को 4 भागों में कैसे कौन कौन से बांटा है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, फिर छायावाद, छायावादोत्तर को भी 2 भाग है, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। तो ये चीजें आप याद कर लीजिए। भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल कहते हैं और द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल कहते हैं, याद रख लीजिए। जागरण सुधार काल किसे कहते हैं, 1 नंबर में पूछ सकते हैं। द्विवेदी काल को पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं, भारतेंदु काल को। भारतेंदु काल 1857 से 1900 तक है, और द्विवेदी काल 1900 से 1918, और छायावाद काल 1918 से 1938 तक है। तो ये सारी चीजें आप याद कर लीजिए। अगला आ जाता है, हम देख लेते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन कौन सा है, ये भी आप देख लीजिए। इन्होंने अभ्रंश काल माना है, भक्ति काल माना है। अभ्रंश काल मतलब आदिकाल को ही अभ्रंश काल मान लिया है इन्होंने, नाम क्या दिया, अभ्रंश काल। फिर दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल जो 1857 से अब तक माना गया है। भ्रंश काल, भक्ति काल को 14 से 1650 तक माना है, और रीति काल को 1650 से 1857 तक 57 तक माना है, 1857 तक। और आधुनिक काल सन 1857 से लेकर 1857 से लेकर अब तक उन्होंने आधुनिक काल उसे मान लिया है। आदि काल के नामकरण देख लेते क्या क्या है।
चारण काल किसने दिया है, याद कर लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चारण काल नाम की पूछ सकते हैं एक नंबर में, और पूछे गए प्रश्न है ये बच्चों। जहां मैं इंपॉर्टेंट बोलती हूँ वो आप लोग एक वन लाइनर में लिख लिया करिए, कॉपी में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो लिखे रहेंगे तो रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम टाइम में। तो इस तरह से लिख लीजिए, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। किसने दिया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। अगला देख लेते हैं। प्रारंभिक काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया है, और बीज भवन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। तो बच्चों याद रखना है, बीज भवन काल, बीज किसने बोया है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बो दिया। बीज बपन काल तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखिए, बीज भवन काल किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। वीर गाथा काल आपका रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है। तो याद कर लीजिए, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, बीज भवन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने, सा से याद कर लिए, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल दिया है। याद कर लीजिए, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल दिया है। और संधि काल और चारण काल दो नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिए। राम कुमार वर्मा ने दो नाम दिए, संधि काल एवं चारण काल। क्या नाम दिया है, संधि काल एवं चारण काल। और इसी तरह से वीर काल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। वीर काल नाम किसने दिया, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल एवं चारण काल आपको पता चल गया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आदिकाल नाम किसने दिया है, याद रख लीजिए, जिसे हम आदिकाल बोलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, याद रखना है, बीज भवन काल दिया है। द्विवेदी यहाँ पर दो बार आ रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी अलग है, हजारी प्रसाद द्विवेदी अलग है, आप कंफ्यूज मत होना। प्रसाद द्विवेदी दोनों में है। तो आपको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज भवन काल दिया है, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजार से याद कर लीजिए, हजारी ने आदिकाल नाम दिया है। क्या दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। याद कर लीजिए, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज भवन काल दिया है। महावीर वीर आ रहा है ना, तो बीज हो जाएगा व और बा। हजारी प्रसाद द्विवेदी आ रहा है, तो हजार से हा और अ, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। आचार्य आदि, ठीक है, याद कर लेना, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का आ रहा है यहाँ पर, ये चीज याद कर लीजिए। आधार काल सुमन राजे ने नाम दिया है। आधार काल किसने दिया है, सुमन राजे ने। ये आदिकाल के सारे नाम थे, वो आपको पता चल गए और एक नंबर में पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिए। अगला है रीति काल का नामकरण। हम क्या पढ़ रहे हैं, रीति काल के नामकरण किस किसने किया। अभी तक हमने आदिकाल के पढ़े, अब हम रीति काल के पढ़ रहे हैं। ये सारे नाम रीति काल के हैं। क्या क्या नाम है रीति काल के, याद कर लीजिए सभी बच्चे, मेरे साथ सुन लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। रीति काव्य, जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य बोला है। और अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने बोला है। मिश्र बंधुओं में तीन लोग थे, आप याद आ रहा होगा सभी को, कौन कौन थे, याद कर लीजिए। तीन लोग हैं यहाँ पर मिश्र बंधुओं में। अलंकृत नाम दिया है इन्होंने, अलंकृत का मतलब होता है अलंकार से युक्त काल था। यहाँ पर अलंकारों पर ज्यादा जोर दिया जाता था, ठीक, इसलिए इसे श्रृंगार काल भी बोलते थे। अलंकृत काल, श्रृंगार काल, तो मीन्स उसी को ही श्रृंगार काल का नाम ही एक अलंकृत काल हो गया। अलंकृत का मतलब ये किसी चीज को भी सजा धजा कर उसे खूबसूरत बना देना, तो इसे अलंकृत काल नाम दिया गया। किसने, ये रीति काव्य भी हो गया जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा, मिश्र बंधुओं द्वारा। अलंकृत काल और रीति काल नाम
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पूछा जाता है रीतिकाल नाम जो हम जानते हैं, जिसे सबसे ज्यादा रीतिकाल बोलते हैं, वो किसने नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। बच्चों याद रखिए, रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और श्रृंगार काल भी नाम याद कर लीजिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। तो श्रृंगार काल किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और कलाकार रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल नाम दिया है। क्या? कलाकार रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अब आगे देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इसे रिपीट करके वीडियो को भी देखते रहिए, जिससे आपको सारी चीजें A to Z आपके माइंड में बैठ जाए, एकदम फीड हो जाए और फटाफट सारे आंसर आप अपने एग्जाम टाइम में कर पाए। अगला है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से क्या काल विभाजन है? तो पृष्ठभूमि देख लेते हैं, अवहट काल है। दूसरे नंबर पे उन्मेष काल, जिसे भाषा ब्रजबुली, पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली है, अवधि काल। और पूर्व भाग में ब्रज भाषा और अवधि काल है, उत्तर भाग में खड़ी बोली काल दिया गया। किसने बोला है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। कौन है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। और डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और महेंद्र नाथ दुबे ने क्या क्या बोला है? भाषा की दृष्टि से क्या काल विभाजन किया है? पृष्ठभूमि पहले बोली है कि अवहट काल है, दूसरे नंबर पे उन्मेष काल है कि भाषा ब्रजबुली है, ब्रज के बोलने वाले ज्यादा है लोग, और फिर पुरानी ब्रजी है, कौरवी है, कौरवी भाषा यहाँ बोली जाती, खड़ी बोली है, और अवधि काल है, अवध में रहते हैं, अवधि भाषा का प्रयोग करते हैं, तो अवधि काल इसे बोलाई भाषा की दृष्टि से है। फिर दूसरा तीसरे नंबर पे आ गया पूर्व भाग, ब्रज भाषा और अवधि काल। क्या आ जाएगा? पूर्व भाग में और उत्तर भाग में खड़ी बोली का काल बोला जाएगा। तो 4 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है, ये आप लोगों को पता चल गया। अब हम आप इसके आदिकाल से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन कौन कौन से हैं, ये जान लेते। इंपॉर्टेंट प्रमुख कथन है, 1 नंबर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता रही हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता सकता है। मीन्स प्राकृत की अंतिम जो भाषा था उसका क्या हो रहा था? अंत हो रहा था, और अपभ्रंश भाषा का उदय हो रहा था। तो हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यहाँ से हिंदी साहित्य का आविर्भाव मीन्स हिंदी साहित्य का आगमन माना जा सकता है, उदय माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये हिंदी साहित्य का उद्गम का विकास हो रहा था, आविर्भाव में आ रहा था। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से, कहां से? 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो राजा महाराज भोज को आपने बहुत अच्छे सुना होगा, महाराज भोज, राजा भोज। तो महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय से कुछ पहले तक माना जा सकता है। 1050 से लेकर 1375 तक, महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पहले तक का माना जा सकता है। याद कर लीजिए, 1050 से लेकर 1375, महाराज भोज के समय से लेकर, याद रखिए। अगला पॉइंट है, राजा श्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्र या गाथाओं के वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल में हमने वीर गाथा काल कहा है। मीन्स जहाँ के जो कवि थे राजाओं के आश्रय में रहते थे, जो कवि थे राजाओं के यहाँ रहा करते थे, वो उन्हें खाने पीने के लिए, उन्हें पैसा, रहने के लिए महल, कपड़े सब कुछ दिया करते थे। तो उनके गुण गाने के लिए, उनके युद्धों का वर्णन करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए वो फुटकल दोहे या कविताएं रचते थे, जिससे वो राजा खुश रहेंगे तो वो कवियों को भी खुश कर सकेंगे, उनको रहने के लिए पैसा दे सकेंगे, स्थान दे सकेंगे,
करेंगे, इसलिए वो राजाओं पे आश्रित कवि रहा करते। राजाश्रित कवि मतलब राजाओं पे आश्रित रहते थे, तो याद रखना। इसलिए यहाँ पर श्रृंगार काल भी श्रृंगार का बहुत ज्यादा यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो आश्रयदाताओं को, उनके पराक्रम को, उन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं, उन्होंने युद्ध के समय जा रहे हैं, किस तरह से बन के जा रहे हैं, उसको बड़ा चढ़ाकर वर्णन वो जो कवि थे वो किया करते थे। तो इसलिए इसका क्या बोलते थे, वीर गाथा काल नाम से जाना जाता है। अगले पेज पे आ जाते हैं। यस, आदिकाल। अपभ्रंश, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमने रेड वाला पॉइंट लगा दिया है जिससे आपको पता चला हम यहाँ पर है। अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। कहाँ मिलता है अपभ्रंश नाम सबसे पहले? याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों सबसे ज्यादा, कि इसका अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिला था? तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो याद कर लीजिए किसका? वल्लभी के राजा धारसेन। क्या नाम है? वल्लभी के राजा धारसेन। तो अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहेसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के तीनों का कवि कहा है। जिसने अपने पिता गुहेसेन को क्या कहा है कि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है, क्योंकि उनके पिता को, गुहेसेन को, कौन कौन सी भाषाएं आती थी? संस्कृत भी आती थी, प्राकृत भी आती थी और अपभ्रंश तीनों भाषाएं आती थी, इसलिए से तीनों भाषाओं का कवि कहा है। अगला पॉइंट है सिद्धों की उद्धृत रचनाओं, सिद्धों द्वारा लिखित रचनाओं या सिद्धों द्वारा बोली जाने वाली बनाई गई जो रचनाएं थी, उनकी भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा थी। तो सिद्धों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? देश भाषा मिश्रित और अपभ्रंश थी। देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। सौशेनी का मतलब ही यहाँ पर हो गया अर्थ ब्रज और खड़ी बोली की मिश्रित था, पश्चिमी हिंदी का था। याद रख लीजिए यहाँ पर अध्यात्म, ये सबसे ज्यादा अच्छा पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, जो मैं जिस पे आपको यहाँ पर टिक कर रही हूँ। यहाँ पर पूछा गया है, ये नेट जेआरएफ और अन्य कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, इन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीति गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है। ये किसके संबंध में पंक्तियां हैं? तो विद्यापति जो कवि है उनके बारे में है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। किनके संबंध में किया गया है? किसके लिए ये कविताएं जो पंक्ति है बोली गई है? तो विद्यापति के लिए बोली गई है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले आ जाते, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके सामने, वो देख लेते हैं। ये यहाँ पर दिखाए गए हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये आ गए, देख लीजिए। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद हिंदी मित। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य क्या? प्राकृत जो भाषा है, प्राकृत भाषा उसकी रूढ़ियों से, उससे जकड़ी हुई है बहुत ज्यादा, उसमें बंधी हुई हिंदी है। तो याद रखना है। अगला आ जाता है, कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, एक तो पुरानी अपभ्रंश और दूसरी बोलचाल की देशी भाषा। तो याद रख लीजिए, कवि विद्यापति ने कौन कौन सी भाषाएं दो बोली हैं? पुरानी अपभ्रंश और बोलचाल की देशी भाषा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, इस पे मैं टिक कर देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए। एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों को टिक कर रही हूँ जिससे इन दोनों को आपको पता चल जाए। इसको मैं समझा भी देती हूँ या जिससे आपको पता चल जाए। तो गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, गाहा या गाथा कहने से किसके बारे में जानकारी मिलती है या किसका बोध होता है, किसके बारे में पता चलते हैं? तो प्राकृत का बोध होता है, प्राकृत की जानकारी मिलती है, प्राकृत भाषा के बारे में पता चलता है कि गाहा और गाथा शब्द प्राकृत भाषा में बोला जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गाहा और गाथा शब्द कौन सी भाषा में बोला जाता है? तो प्राकृत भाषा में बोला जाता है। अगला है, दोहा या दुआ कहने से
कौन सी भाषा में बोला जाएगा? तो दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दोहा या दुहा कहने से कौन सी भाषा के बारे में पता चलता है? तो अपभ्रंश के बारे में पता चलता है। और गाहा और गाथा कहने से किसके बारे में पता चलता है? प्राकृत भाषा के बारे में पता चलता है। ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखना है। भरत मुनि ने नाटक शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा की को देश भाषा ही कहा है। तो भरत मुनि ने, जो भरत मुनि है, उन्होंने नाट्य शास्त्र में, नाट्य कला में, जो नाट्य शास्त्र है उसमें अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। लोक भाषा न कहकर, लोक भाषा बोलते हैं ना, आम बोलचाल की भाषा को लोक भाषा कहते हैं, उसे लोक भाषा न कहकर देश भाषा ही कहा है। याद रखना है इस वाले पॉइंट को भी। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। तो अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना कब से होने लगी थी? 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। चलो, इस तरह से आपको ये पता चल गया इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे। अब हम आगे के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और चीजें हैं, तो इस कुछ पॉइंट्स और हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर है, सिद्धों में सबसे पुराने सरह सरोज वज्र का नाम है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पा को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरह सरोज वज्र का भी नाम है और इन्हें सरहप्पा भी बोला जाता है। अगला पॉइंट है, महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ। और महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वर तत् प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बहुत ज्यादा है जो आपको बताया गया। यहाँ महासुखवाद के बारे में पता चला है। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा से हुआ है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि महासुखवाद का प्रवर्तन जो है कौन सी शाखा से हुआ है? तो वज्रयान शाखा से हुआ है। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति, आनंद स्वरूप ईश्वर को प्राप्त कर लेना। तो इतना बस याद करना है आपको। अगला है, गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। तो गोरखनाथ का जो नाथ थे, नौनाथ बोले जाते थे, नाथ है, नाथ पंथ जो है वो कौन सी शाखा से? वज्रयान शाखा से ही आते हैं। तो गोरखनाथ जो है नाथ पंथ है जो वज्रयान शाखा से आते हैं। इतना से याद कर लीजिए, गोरखनाथ किससे है? नाथ पंथ से हैं। कौन सा पंथ है? नाथ पंथ। और शाखा कौन सी है? वज्रयान शाखा। वज्रयान शाखा है, नाथ पंथ है और गोरखनाथ आते हैं। याद कर लेंगे। अब ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने पतंजलि का नाम सुना होगा। पतंजलि सुना है ना? पतंजलि, बाबा रामदेव, याद कर लीजिए पतंजलि। तो उसी के बारे में हम जान लेते। पतंजलि आया कहाँ से है? सबसे पहले जो शब्द आया पतंजलि वो सुन लीजिए। आपने बहुत एडवर्टाइजमेंट देखे हैं, टीवी पर देखे हैं और मोबाइल में भी आप लोग सुनते रहते हैं, बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं। पतंजलि के बारे में जानते हैं। यहाँ पर गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। तो पतंजलि जो है एक तरह से हठयोग है, एक तरह से योग है। योग व्यायाम जो बोलते हैं ना, तो वो एक तरह से उसी को उनका पतंजलि नाम लेकर और उन्होंने व्यायाम को ही एक नाम देकर अपनी ब्रांड बना दिया है। उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य, जो पतंजलि का उच्च लक्ष्य था, उनका जो व्यायाम का उच्च लक्ष्य जो था, पतंजलि का उच्च लक्ष्य था ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बन सकता है, गोरखनाथ ने किसका प्रवर्तन किया है? हठ योग का प्रवर्तन किया है। गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया। अपने योग में, अपने व्यायाम में किसका प्रवर्तन किया है? हठ योग। हठ योग, हठ योग याद रख लो, इंपॉर्टेंट शब्द है हठ योग। तो गोरखनाथ और हठ योग, गोरखनाथ का संबंध किससे है? हठ योग से है। इतना याद कर लो। ये पतंजलि से आते हैं। कहाँ से आते हैं? पतंजलि व्यायाम से आते हैं। ईश्वर प्राप्ति करके ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इतना याद कर लेंगे। अगला आ जाता है, वज्रयानी सिद्धों की लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग है था। तो वज्रयानी जो था, वज्रयानी जो है सिद्धों के लीला क्षेत्र था, जहां पर वो लीला करते थे, उनका क्षेत्र का था भारत का पूर्वी भाग था। पूर्वी पता चल गया, ईस्ट एरिया, पूर्वी भाग, ईस्ट एरिया। ईस्ट वेस्ट पढ़ा है ना, तो ईस्ट मतलब पूरब। इतना याद रख लीजिए।
अगला आ जाता है, गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भाग में विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया। जो गोरखनाथ है, जो उन्होंने ग्रंथ लिखा अपना, उसका प्रचार करा है। जब उसका प्रचार करने के लिए देश के, जो हमारा देश है, उसके पश्चिम भाग में गए। कौन से पश्चिम भाग में? तो विशेषकर कहाँ? राजपुताना और पंजाब वाले एरिया में जाकर इन्होंने अपना प्रचार किया है गोरखनाथ ने। तो आपको पता चल गया गोरखनाथ कौन सी शाखा से आते? वज्रयान शाखा से आते गोरखनाथ। उनका नाथ पंथ है और वज्रयान शाखा से आते हैं। गोरखनाथ ने कौन सा हठ योग किसका प्रवर्तन किया? हठ योग का प्रवर्तन किया। याद करना, गोरखनाथ ने हठ योग के बारे में बताया है। और वज्रयानी सिद्धों की लीला क्षेत्र कौन सा है? भारत का पूर्वी भाग है। और गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार पश्चिमी भाग में राजपुताने और पंजाब में किया है। ये याद कर लीजिए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, नाथों की संख्या 1 नंबर में पूछी जाती है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। कितनी मानी गई? ना से 9, ना से नाथ। याद कर लो, ना से 9, ना से नाथ। याद कर लीजिए, ना से 9, ना से नाथ। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? नवनाथ। नाथों की संख्या 9 है और इन्हें नवनाथ भी कहा जाता है। 9 ना, नव का मतलब ही क्या हो गया? 9। तो नव का मतलब 9, तो 9 मानी गई है, तो नवनाथ भी कहते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न प्रकार से बताया गया। गोरक्ष सिद्धांत, तो एक सिद्धांत और है गौरक्ष। गौरक्ष सिद्धांत में तो कितने आते हैं? 9 लोग। कौन कौन से? नाम याद कर लीजिए 9। कौन कौन से? नागार्जुन, जड़ भरत। पहले है नागार्जुन, दूसरे हैं जड़ भरत, तीसरे नंबर पे हरिश्चंद्र, चौथे नंबर पे सत्यनाथ, पांचवें नंबर पे भीमनाथ, छठे नंबर पे गोरक्षनाथ, सातवें नंबर पे चरपट, आठवें नंबर पे जलंधर और 9वें नंबर पे मलयार्जुन। मलयार्जुन याद रख लीजिए। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन, ये सारे नाथ है। नाथों की संख्या 9 बोली गई है। इन्हें नवनाथ भी बोला जाता है। इनका सिद्धांत गोरक्ष सिद्धांत है। गोरक्ष सिद्धांत याद रख लीजिए। यस, अब आ जाते हैं हम, अगला है जो हमारे आदिकाल की विशेषताओं के अंतर्गत आता है, अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य क्या है वो हम जान लेते हैं बच्चों। क्या, किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम? अपभ्रंश साहित्य। जो ये आपको दिया गया है, ये है आपका अपभ्रंश साहित्य के बारे में जानते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि अपभ्रंश साहित्य क्या है। तो चलिए 1 मिनट। यस, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी निकल के आया अपभ्रंश साहित्य में कि सब प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू है। कौन है? स्वयंभू। किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। इनका समय कितना है वो देख लेते। स्वयंभू 8वीं शताब्दी के आसपास विद्यमान थे। 783, 783 मतलब 8वीं शताब्दी हो गई, 8वीं शताब्दी हो गया। और स्वयंभू को ही जैन परंपरा की का भी प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को एक तो हमारे 2 चीजों में देख ली, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का भी माना है और जैन परंपरा जो है, जैन धर्म है, तो जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना है। और यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि और जैन परंपरा का प्रथम कवि माना है। और राम कुमार वर्मा ने इन्हें अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना है। ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। और स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए, पौमचरियु, ऋद्धेमी चरियु तथा स्वयंभू छंद। ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, 1 नंबर में पूछे जाते हैं, आपके आते हैं 1 2 3 लगाने के लिए करके आते हैं कि इनके मिलान करिए कौन सा है कौन सा नहीं है। इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं, तो याद कर लीजिए। ये इनके जो स्वयंभू के पौमचरियु, हिट्टेड़िमी चौ 1 मिनट, पौमचरियु, ऋद्धेमी चरियु तथा स्वयंभू छंद, ये 3 है। पौमचरियु याद कर लीजिए। फिर दूसरे नंबर पे ऋद्धेमी चरियु, ऋद्धेमी चरियु।
और तीसरे नंबर पे स्वयंभू छंद। ये 3 है, स्वयंभू के 3 ग्रंथ हैं। याद कर लीजिए, स्वयंभू हमारे कौन है? हिंदी भाषा में जो अपभ्रंश भाषा है उसके प्रथम कवि है। इन्हें राम कुमार वर्मा ने माना है प्रथम कवि, और ये 8वीं शताब्दी के आसपास आते हैं, और जैन परंपरा के प्रथम कवि भी बताए गए हैं। और स्वयंभू के 3 ग्रंथ हैं, कौन कौन से? पौंचर्यु, थड़ेमीचर्यु तथा स्वयंभू छंद। अब आगे पॉइंट है, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि व्यास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। वाल्मीकि तथा व्यास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। ये स्वयंभू जो है हमारे अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि हैं, और जैन परंपरा के भी प्रथम कवि है। इनके 3 कवि जो ग्रंथ हैं वो उनके नाम है पौंचर्यु, पहला नाम है पौंचर्यु, ऋथ्थड़ेमीचर्यु, स्वयंभू छंद। और इसका नेक्स्ट पॉइंट आपको पता चल गया, वाल्मीकि तथा व्यास भी स्वयंभू को ही कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट के बारे में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको लगाने के लिए दे सकते हैं क्वेश्चन में 1 2 3 4 करके इस तरह से, और आपको इसे नेगलेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं, एलिमिनेट करने के लिए बोल सकते हैं कि इसमें से कौन सा एक पॉइंट नहीं है या है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं अपभ्रंश साहित्य में ही। अगला है, स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। तो स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? देशी भाषा कहा है। क्या कहा है? देशी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौंचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। जो स्वयंभू का पौंचर्यु ग्रंथ था उनका पूरा नहीं हो पाया, तो उनके पुत्र, क्या नाम था? त्रिभुवन ने पूरा किया है। पुत्र का नाम है त्रिभुवन ने पूरा किया है। पौंचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। तो पौंचर्यु ग्रंथ में राम के बारे में बताया गया है, राम के चरित्र के बारे में बताया गया, राम के कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, जो राम भगवान है उनके बारे में बताया गया है। तो आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रामचरित का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है? स्वयंभू के कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो पौंचर्यु ग्रंथ में मिलता है। याद करिए, पौंचर्यु ग्रंथ में राम के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट है, शिव सिंह सेंगर ने, अब शिव सिंह सेंगर के बारे में देखते हैं, उन्होंने क्या कहा है। तो शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यहाँ पर यह बताया गया है कि शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहला जो कवि माना है, तो पुष्य नाम था या पुंड नाम था, तो पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने मान लिया है। अनुश्रुति के आधार पर इन्होंने सुन के रखा होगा, कैसे भी 7वीं शती में इन्होंने किसी चीज के बारे में सुनी होगी कहानी, और फिर उसके आधार पर पुंड कवि या हिंदी पुंड या पुष्य करके नाम आ सकता है। पुष्य कवि या पुंड कवि को प्रथम कवि किसने मान लिया? शिव सिंह सेंगर ने मान लिया है। अब अगला पॉइंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में हुआ है। पुष्यदंत को उन्होंने बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा यह पुष्य जो है संभवतः, जिसने शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि माना है पुष्य या पुंड कवि को, ये संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत हो सकता है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में हुआ है। किसका है? ये 7वीं शती में मान रहे हैं शिव सिंह सेंगर, लेकिन ये 9वीं शताब्दी में मान रहे हैं। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद। अब अगला देख लेते हैं, सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी से में हुआ है, मीन्स 10वीं शताब्दी में हुआ है। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं ये जान लेते हैं। पुष्यदंत की रचनाएं, उनके नाम बताती हूं अब। यस, त्रिष्टि पहले नंबर पे है, त्रिष्टि महापुरुष गुणालंकार। क्या नाम है? त्रिष्टि महापुरुष गुणालंकार। दूसरे नंबर पे है ऋलय कुमार चर्यु, और तीसरे नंबर पे है जसहर चर्यु। तो पुष्यदंत की 3 रचनाएं नाम पता चल गई, त्रिष्टि महापुरुष गुणालंकार गुणा अलंकार, और ऋलय कुमार चर्यु, और तीसरे नंबर पे जसहर चर्यु। ये आ जाएंगे आपके 3।
अगला पॉइंट है पुष्यदंत के त्रिष्टि महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। तो महापुराण नाम से किसे जाना जा सकता है या जाता है? पुष्यदंत के त्रिष्टि महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है महापुराण में 63 मतलब 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णन है। तो महापुराण में जो महापुराण है किसका है? पुष्यदंत का है, जिसे त्रिष्टि महापुरुष गुणालंकार भी बोलते हैं। इसमें 63 महापुरुषों के बारे में पता चलता है, 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में पता चलता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ पर यह अगला पॉइंट आ जाता है, पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। कौन से छंदों का? चौपाई छंद का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट है पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। कौन से भाव से? विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। अगला पॉइंट है अभ्रंश और अभट। अभ्रंश और अभट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। अभ्रंश भाषा में जो चौपाई थी 15 मात्राओं का छंद हुआ करता था। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। तो प्रश्न बनता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुष्यदंत को क्या बोला जाता है? भवभूति भी कहा जाता है। हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। जहां पर भी मैं बोलती जाऊं उसे आप लिखते जाइए, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाका की जड़ कहा है। भाका की जड़ किसे कहा गया है? शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को कहा है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। तो पुष्यदंत ने स्वयं को किस किस नाम से पुकारा? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि नामों से जाना है। इसे भी अच्छे से याद कर लीजिए, किन किन 3 नामों से जाना है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, क्या नाम है? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। इतना याद रखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यस, हरिशेर ने अपनी धम्म परीक्षा में अभ्रंश के 3 कवि माने हैं। कौन कौन से माने हैं? चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। किसने माने हैं? हरिशेर ने अपनी धम्म परीक्षा में माना है चतुर्मुख को, स्वयंभू को, पुष्यदंत को। अगला पॉइंट है स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्यड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। किसे? पद्यड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। किसे कहा है? चतुर्मुख को कहा है। स्वयंभू ने किसे कहा है? चतुर्मुख को सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पदधारी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्य को पद्यड़िया बंद कहा जाता है। पद्यड़िया बंद किसे कहा जा सकता है? तो जो 16 मात्रा का मात्रिक छंद होता है, इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्य को, जितने भी काव्य लिखे गए हैं उन्हें पद्यड़िया पंद कहा गया है। पद्यड़िया पंद कहा गया। याद रखना है पद्यड़िया पंद किसे कहते हैं? जिसमें 16 मात्रा होती है और एक सी 16 मात्रा है, छंद के आधार पर पूरा एक काव्य लिखा जाए सारा, तो वो पद्यड़िया पंद कहलाएगा। अगला है पुष्यदंत मान्य खेटक के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। जो पुष्यदंत जो थे मान्य खेट के प्रतापी राजा कर्ण थे, उनके महामात्य भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्य पतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। धनपाल वाक्य पतिराज मुंज के कवि तथा सभा रत्न भी थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि भी दे दी थी। अगला पॉइंट है अभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बच्चे पूछ सकते हैं आपसे। धनपाल ये वाला पॉइंट है आपका। ये अभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की। तो किसने की है? धनपाल ने की है भविष्यत कहा की। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, भविष्यत कहा की रचना किसने की है और कौन सी भाषा में? तो अभ्रंश भाषा में है।
और किसने है? धनपाल है। कौन से नंबर के? तीसरे नंबर के। तो अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भविष्यका की रचना की है। अगला आ जाता है आपका 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरा द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 114 ईस्वी को जैन रास की काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अगला पॉइंट है उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। अगला पॉइंट है रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता श्री शालिभद्र सूरी को है। तो रास काव्य परंपरा का जो श्रेय जाता है, याद कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह से पूछ सकते हैं ये वाला पॉइंट। तो रास काव्य परंपरा का हिंदी प्रवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता श्री शालिभद्र सूरी को जाता है। क्वेश्चन इस तरह से, श्री शालिभद्र सूरी ने कौन सी परंपरा को कराया? रास से काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया है। तो याद कर लीजिए, रास से काव्य परंपरा शालिभद्र सूरी रचयिता ने की है। शालिभद्र सूरी रचयिता ने की है। उपदेश रसायन 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश राजक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। तो अब्दुल रहमान का क्या है? संदेश राशक। याद कर लीजिए, अब्दुल रहमान ने कौन सा लिखा है? संदेश राशक लिखा है। अगला पॉइंट है देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश राशक है। तो देशी भाषा में, जो देशी भाषा है उसमें लिखा किसी मुसलमान द्वारा जो लिखा गया पहला ग्रंथ है वो संदेश राशक है। ये किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ने लिखा है संदेश राशक को। किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ने। अगला पॉइंट देख लेते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर आ जाते हैं, ये आ गया आपका हाईलाइट, ये है हाइलाइटर। यस, संदेश राजा एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। प्रश्न बन सकता है कि संदेश राजा कौन सा काव्य है? तो खंड काव्य होगा। क्या होगा? खंड काव्य आएगा। तो इतना बच्चों सभी को याद रखना है। संदेश राशक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। इसमें किसकी कथा है? विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह मतलब दुख भरी कथा वर्णित है। विक्रमपुर में एक वियोगिनी थी, एक स्त्री थी, बहुत ज्यादा दुख में थी, उसकी कथा का वर्णन किया गया है। किसमें? संदेश राशक में। संदेश राशक किसने लिखी? अब्दुल रहमान ने लिखी है और एक मुसलमान द्वारा रचित पहली कथा है। अगला है विद्वानों ने उनका समय 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी के आरंभ में माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सबसे रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल 1075 से के लगभग मानते हैं। मुनिराम सिंह पाहुड़ दोहा की रचना की। मुनिराम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुनिराम ने कौन सी दोहा की रचना की? पाहुड़ दोहा की रचना की है। तो याद रखिए, मुनिराम ने पाहुड़ दोहा, मुनिराम पाहुड़ दोहा, इस तरह से याद कर लीजिए, मुनिराम पाहुड़ दोहा। तो इस तरह से आप याद कर ले जाएंगे। तो मुनिराम पाहुड़ दोहा। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य की आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। जोइंदू ने 2 पुस्तक की रचना की, परमात्म प्रकाश, योगसार। जॉर्ज ग्रिश्चियन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। जैसे हमने पिछली उसमें बताया था, जॉर्ज ग्रिश्चियन ने आदिकाल में कितने कवियों को माना है? 9 कवियों को शामिल किया है। पहला है पुष्य कवि। कौन सा है? पुष्य कवि। हुमायूं सिंह, केदार, फिर कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, शाकधर एवं जोधराज, ये सारे 9 कवि आ जाते हैं आपके। किसने माने? जॉर्ज ग्रिश्चियन ने 9 कवियों को माना था। कौन कौन से थे वो एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। पुष्य कवि, हुमायूं सिंह, केदार, फिर कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जागनिक, शाकधर एवं जोधराज। अगला पॉइंट है मिश्र बंधुओं ने मिश्र विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से लेकर 1444 ईस्वी के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया। मिश्र बंधुओं ने कितने? 19 कवियों को। कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे पुष्य अपुंड है, इनकी रचना अज्ञात है, अज्ञात कवि रहे, लेकिन हुमायूं राव से इनकी रचना रही है। रचना अज्ञात है, नंद कवि हैं।
फिर मसूद है, रचना इनकी पता नहीं है। कुतुबुली, रचना का पता नहीं है। साइदान चारण, फिर इसी तरह से अकरम फैज वर्तमान है। चंद का पृथ्वीराज रासो है। जागनिक ने आल्हा गाया जाए, आल्हा लिखे हैं। आल्हा जो है बच्चों, आल्हा वो आला वर्षा ऋतु में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें हम आल्हा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आला। तो आल्हा हमारे किसने लिखे? अभी हमने आपको बताया है, जागनिक ने लिखा। और पृथ्वी रासो जो चंद है, चंद्रबरदाई है, उन्होंने लिखा है। जागनिक ने आल्हा लिखे हैं। याद करना, क्वेश्चन ये दोनों पूछ सकते हैं कि पृथ्वी रासो किसने लिखा है, तो चंद्रबरदाई या चंद करके आ सकता है, उन्होंने लिखा है। और एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आल्हा कौन सी ऋतु में गाए जाते हैं, तो वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। आल्हा ने सबसे पहले किसने लिखे, तो जागनिक ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? जागनिक ने। 10वें नंबर पे इन्होंने कवि के नाम दिया, किन्होंने दिया? मिश्रबंधुओं ने। केदार कवि और बादरल वेड़ी 11वें नंबर पे है। जलहन आ जाते, भूपति आ जाते। फिर 14वें नंबर पे नरपति नाल्हा। तो नरपति नाल्हा को भी याद करें, एक नंबर में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। नरपति नाल्हा ने कौन सी ग्रंथ की रचना की है, तो बीसल देव रासो की रचना की है। किसकी? बीसल देश रासो की। और विजयपाल रासो की रचना नल सिंह ने की है। नल सिंह ने विजयपाल रासो। और शाकधर ने हम्मीर काव्य लिखा है। क्या लिखा है? हम्मीर काव्य। हम्मीर का मतलब अमीर होता है। यहाँ पर अमीर काव्य, जो जिनके पास बहुत पैसा होगा, रिच होंगे, जो राजा होगा, उनके बारे में जो लिखा होगा, उन्होंने हम्मीर काव्य कर दिया शाकधर ने। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां बहुत ज्यादा मशहूर है, वो लिखी है अमीर खुसरो ने। मुल्ला दाऊद ने नूकर चंदा की प्रेम कहानी को लिखा है, मुल्ला दाऊद ने। और गोरखनाथ ने 40 ग्रंथ लिखे हैं। तो आपको पता चल गया, मिश्र बंधुओं ने 19 कवि किस तरह के दिए हैं, या पहले नंबर पे पुष्य या पुंड को बोला है इन्होंने। बाकी बीच में जितने भी बोले उसमें से आप सबसे ज्यादा याद रख सकते हैं, जिनके नाम मैं बता रही हूँ। पुष्य पुंड को याद रखिए। ये कौन से हो जाएंगे? अगले नंबर पे आप याद रख सकते हैं नरपति नाल्हा को याद रख सकते हैं, जिन्होंने बीसल देव रासो याद करा है। और जागनिक ने आल्हा लिखे हैं। और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो, इन्हें याद रख सकते हैं। और शाकदर को हम्मीर काव्य, शाकदर ने अमीर काव्य लिखा है। अमीर खुसरो की पहेलियां याद कर सकते हैं। मुल्ला दाव का नूकर चंदा की प्रेम कहानी याद कर सकते हैं। लोरी और चंदा करके भी आ सकता है। नूकर चंदा की प्रेम कहानी भी आ सकती है। इस तरह से याद कर सकते हैं। और गोरखनाथ ने 40 ग्रंथ लिखे हैं। इस तरह से आप ये 19 कवियों में से कुछ कवियों के नाम याद रखिए। ये मिश्र बंधुओं ने नाम दिए हैं, जो 19 कवियों के बारे में बताया है। और हमारे 9 कवियों के बारे में आपको पता ही है, किसने बताया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जो आगे हमने पीछे पढ़े थे वो बताए थे, वो पीछे आप जाके देख सकते हैं वीडियो में। यस। अगला है, मिश्रबंधुओं ने अपने मिश्रबंधु विनोद के अगले संस्करण में नाथपंथियों और सिद्धों की सम्मिलित करते हुए इनके काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी है। कितनी? 75 तक पहुंचा दी है। अगला हम इनको बारे में जानते हैं, इन्होंने क्या बोला है वो देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है, अपभ्रंश और देश भाषा बोलचाल की भाषा की रचनाएं। आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। अपभ्रंश की रचनाएं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। याद कर लो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बच्चों पॉइंट है। ये कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने? 4 चीजों को ही माना है। कितने? 4। तो ये चारों नाम अच्छे से याद कर लो, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किन किन को माना है, तो ये देख लीजिए। तो हमारे आदिकाल में कौन कौन सी कविता जो आती हैं वो कौन कौन सी है, तो हमें एक बार विजयपाल रासो रचनाएं आ गई, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये किसने मानी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। और खान नंबर में देश भाषा काव्य की रचनाओं में कौन सी मानी है इन्होंने? खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, पलमार रासो। आल्हा का रूप है। पलमार रासो क्या है? एक आल्हा, जो वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं, उन्हें आल्हा बोलते हैं।
खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली, इनको ही इन्होंने माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं को हिंदी साहित्य में स्थान दिया है। पहले 4 हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये अपभ्रंश की रचनाएं हैं ये चारों। और देश भाषा काव्य की रचनाएं आपके सामने आ गई, 8 है। कुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, पलमार रासो, आल्हा का मूल रूप है जो पलमार रासो है, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली, इन 12 को ही पूरा मूल माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, मैं यहाँ पर टिक कर देती जिससे आप वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं। ये सारा जो है आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर मैंने टिक करा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरा। अगला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल में सिर्फ 9 कवियों को ही शामिल किया है। और हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते। हेमचंद्र जो थे गुजरात के सोलंकी राजा, कहाँ पर रहते थे? गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे हेमचंद्र। ठीक है। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। आचार्य के व्याकरण का नाम क्या था? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। हेमचंद का व्याकरण किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? एक पॉइंट याद कर लीजिए, हेमचंद का व्याकरण, ये मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ये टिक लगा दिया। हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। हेमचंद का सिद्ध हेम, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ये पॉइंट आप देख सकते हैं। यस, अगला पॉइंट मैं बता रही हूँ जिससे आपको पता चल जाए। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया। कौन कौन सी? संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा, तीनों का समावेश किया गया। कौन से साहित्य में, कौन से व्याकरण में? सिद्ध हेम में। किसने लिखा है? हेमचंद्र ने लिखा है। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। कौन से थे? जैन आचार्य, जैन धर्म के आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ था, 1088 में हुआ था। हेमचंद के अन्य पुस्तक के नाम है कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देशी नाम माला कोश, देशी नाम माला कोश। तो हेमचंद के कौन कौन से हो गए? कुमारपाल चरित्र हो गया पहले नंबर पे, दूसरा योग शास्त्र हो गया, तीसरे नंबर प्राकृत व्याकरण, चौथे नंबर पे छंदो अनुशासन और 5वें नंबर पे देशी नाम माला कोश। ये हो गए हेमचंद के। अब अगला पॉइंट है, हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि, क्वेश्चन पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा गया है? तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। तो प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को माना जाता है। याद रखिए, प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को माना गया है। अपने व्याकरण के उदाहरण को लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्व्याश्रय काव्य की रचना की है और पाणिनि हेमचंद को ही माना गया है, प्राकृत का पाणिनि। ठीक है। अगला पॉइंट है, सोम प्रभु सूरी गुजरात एक प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 से लेकर माना गया है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नाम एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सोमप्रभ सूरी ने क्या लिखा है? ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मैं टिक कर दे रही हूँ जिससे आपको पता चले। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल रासो प्रतिबोध ग्रंथ लिखा है, इतना याद करना है। कुमारपाल प्रतिबोध ग्रंथ सोमप्रभ सूरी ने लिखा है, ये याद कर लीजिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। जैन आचार्य मेरुतंग ने संवृत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नाम की एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की है। प्रबंध चिंतामणि जैन आचार्य मेरुतंग ने, सिर्फ इतना याद करें, मेरुतंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना की। मेरुतंग ने चिंतामणि की, मेरुतंग चिंतामणि, इतना याद कर लीजिए इस तरह से। मेरुतंग क्या है? चिंतामणि। मेरुतंग ने किसकी की है? चिंतामणि की है, मैं टिक कर दे रही हूँ जिससे आपको पता जाए। मेरुतंग ने सिर्फ प्रबंध चिंतामणि की है, प्रबंध
ठीक है, इस तरह से याद कर लेंगे सभी बच्चों। मेरुतंग ने चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि की रचना की है। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज में कहे हैं। किसने कहे हैं? प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे जो है मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए, राजा मुंज जो थे उनके कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाता है। अपभ्रंश काव्य को क्या कहा जाता है? दूहा विद्या भी कहा जाता है। अपभ्रंश में पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता, अपभ्रंश से पहले दोहा शब्द का प्रयोग नहीं दिखाई देता है। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैलगम नाम का एक ग्रंथ का संग्रह किया। लक्ष्मीधर ने प्राकृत पैलगम नामक एक ग्रंथ का भी संग्रह किया है। प्राकृत पैलगम में विद्याधर, शार्ङ्गधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैलगम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। अगला है प्राकृत पैलगम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैलगम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैलगम को टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। शार्ङ्गधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। शार्ङ्गधर ने शार्ङ्गधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। शार्ङ्गधर पद्धति में बहुत से श्रावण मंत्र और भाषा चित्र काव्य को दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैलगम के कुछ छंद के आधार पर हम्मीर रासों के अस्तित्व की कल्पना की, जिसकी रचनाकार शार्ङ्गधर को बताया। तो आपको पता चल गया प्राकृत पैलगम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। सिर्फ इतना याद रखेंगे प्राकृत पैलगम को मैं यहाँ पर टिक कर देती हूँ, जिससे आपको बच्चों पता चल गया। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, सिर्फ यहाँ पर टिक कर रही हूँ। 1 मिनट। यस, ये ले लिया पेन मैंने। प्राकृत पैलगम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है, इतना याद करेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट जो जो चीजें हैं वो बता दी। प्राकृत पैलगम को टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा, ये नहीं करना, बस प्राकृत पैलगम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। और आगे मैं बता, राहुल सक्रातियायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हम्मीर शब्द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं बता देती हूँ, आप देख सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हम्मीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पाद का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। मीन्स हम्मीर को अमीर भी कहा गया, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया गया था, अमीर शब्द के रूप में आता है। जो लोग अमीर होते हैं उसे हम्मीर कहा जाता है। तो शिव सिंह सेगर के अनुसार चंद की औलाद में शार्ङ्गधर कवि हुए थे, जिन्होंने हम्मीर गैरा और हम्मीर काव्य भाषा में बनाया था। शार्ङ्गधर कृत शार्ङ्गधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। श्री भलदेव राजा की प्रशंसा में शार्ङ्गधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित एक श्लोक उल्लेख नीचे दिया गया है, जो हमें अभी पढ़ नहीं रहे, एक बार चलो पढ़ दे। नूनम बादलम छाई खेई पसरी निशास्त्र शब्द खरा शत्रुम पाड़ी लुटाली तोड़ हसीनों एवं भड़त्युत भटा झूठे गर्भधरा मघाली सहरो रेकंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जहा शरणम श्रीमल देव विभूतम। कंठे पाग निवेश जहा शरणम श्रीमल देव विभूम। तो अब ये एक श्लोक लिखा हुआ है, इसका अर्थ नहीं बता रही, सिर्फ आपको पढ़ दिया है। आगे डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि शार्ङ्गधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिए बच्चों, ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है, अनुमान लगाया कि शार्ङ्गधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता थे। इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? शार्ङ्गधर ने कुंडलिया छंद का प्रयोग किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्या है इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अब इसी तरह से हम आगे भी चीजें बताते रहेंगे, और हम ये सिद्ध साहित्य जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों।
तो जिन बच्चों को भी अच्छी क्लास लगी है तो उसका की नोटिफिकेशन लेने के लिए हमारे तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिस आगामी क्लासेस जो अपलोड हों वो आपको मिलती रहे। और जिन बच्चों को भी अच्छी लगी क्लास वो हमारी क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंच सके, आप नेक्स्ट के साथियों को फ़ायदा हो सके। तो जब तक के लिए आगे क्लास में हम मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिल मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।